हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस के सितंबर 2024 में मतलब मंथली एग्ज़ाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे तथा सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों का उत्तर आंसर की इस वीडियो को आप सभी ध्यानपूर्वक देख लेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। या जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और बोर्ड परीक्षा देंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ 1 2 3 4 प्रश्न लेकिन देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको मतलब इस सारे प्रश्न पत्र की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए और तैयारी कर लीजिए, ठीक है। आइए बिना देरी के हुए पहले नंबर प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न पूछा था, वारसा संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। वारसा संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है सोवियत संघ को एकजुट रखना। ऑप्शन बी कह रहा है पश्चिम एशिया के देशों का समर्थन। ऑप्शन सी कह रहा है परमाणु हथियार विकसित करना। और ऑप्शन डी कह रहा है नाटो का मुकाबला करना। वारसा संधि का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा यह ए हो जाएगा, सोवियत संघ को एकजुट रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहले। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश वारसा संधि का सदस्य नहीं था। सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी या पश्चिमी जर्मनी। निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो वारसा संधि का सदस्य नहीं था। तो 2 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी जर्मनी। क्या बताओगे, पश्चिमी जर्मनी। आगे बढ़ते हैं पहले। और यहाँ पर देखिए कह रहे शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। शीत युद्ध किसे कहते हैं पूछे तो बिना लड़े, ठीक है, युद्ध करना मतलब विचार का युद्ध करना और फिर युद्ध समाप्त कर लेना ही शीत युद्ध कहलाता है, ठीक है। शीत युद्ध की शुरुआत कब हुआ तो मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत बाद है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे पहले कार्यकाल पूछे तो वर्ष 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल था और 1945 में ही शीत युद्ध की शुरुआत हुआ था। मतलब 3 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। और यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रिटेन और ऑप्शन डी कह रहा है फ्रांस। तो 4 नंबर प्रश्न का पहले करेक्ट क्या हो जाएगा। तो 4 का करेक्ट आंसर आपसे बी होता है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। मतलब बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। और 5 नंबर प्रश्न लिए। 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि द्विविध ध्रुवीयता क्या है। द्विविध ध्रुवीयता क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व, सोवियत संघ का प्रभुत्व, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का प्रतिस्पर्धा प्रभुत्व मतलब साथ का प्रतिस्पर्धा प्रभुत्व और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का प्रतिस्पर्धा प्रभुत्व, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी सी बताओगे 5 का। आगे बढ़िए। और यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा गठबंधन पश्चिम गुट द्वारा नहीं बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गठबंधन है जो पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है आप सभी से नाटो, ऑप्शन बी कह रहा है सीटो, ऑप्शन सी कह रहा है सेंटो और ऑप्शन डी कह रहा है वारसा संधि, द वारसा पैक्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द वारसा पैक्ट, यानी वारसा संधि जो है ये पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं तैयार किया गया था, नहीं बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न पहले देखिए। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 शक्तियों का उदय हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, ये भी सही है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ये भी सही है। लेकिन राष्ट्र संघ का गठन यह द्वितीय विश्व की घटना के बाद नहीं हुआ, इससे पहले ही हुआ था। कब हुआ था तो वर्ष 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखोगे। यानी 7 नंबर प्रश्न का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे। और यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा हुआ है। 8 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो संस्थापक सदस्य में जे.बी. टिटो थे, पंडित नेहरू थे और जे नासिर थे। लेकिन फिदेल कास्त्रो जो थे यह संस्थापक सदस्य नहीं थे, इनका बाद में कुछ थोड़ा बहुत योगदान था
लेकिन संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। 9 प्रश्न देखिए प्यारे क्या पूछा हुआ है। 9 प्रश्न आपसे से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि कौन सी, द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि कौन सी है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि वर्ष 1939 से 45, मतलब आपका क्या हो जाएगा 9 प्रश्न का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 प्रश्न देखिए, 10 प्रश्न आपसे से पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा देश पश्चिमी गुट का सदस्य नहीं, पश्चिमी गुट का सदस्य नहीं, पूर्वी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, मतलब जिसे तुर्की कहते हैं। तो 10 प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा पहले, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ब्रिटेन जो है यह पश्चिमी गुट का सदस्य नहीं। क्या बताओगे, पश्चिमी गुट का सदस्य कौन नहीं है, तो ब्रिटेन नहीं है। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है 11 प्रश्न, 11 प्रश्न कह रहा है सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, निकिता खुश्चेव या मिखाइल गोर्बाचेव। तो 11 प्रश्न का पहला करेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन, बिल्कुल ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 12 प्रश्न की करें, किन देशों के समूह को दूसरी दुनिया कहा जाता है, किन देशों के समूह को दूसरी दुनिया हम कहते हैं। पूंजीवाद, साम्यवाद, विकासशील देश या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे दुनिया के देश में हम साम्यवादी देश को रखते हैं। ठीक है, तो 12 प्रश्न का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है। 13 प्रश्न पूछा है कि निम्न में से क्या सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, मतलब सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है विचारधारा के युद्ध का अंत होना, यह परिणाम के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल होना, बिल्कुल शक्ति संतुलन में परिवर्तन, ये भी सही। लेकिन पश्चिमी एशिया में संकट ये नहीं होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आप सब डी लगा सकते हो, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे जैसे 14 प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन बाल्टिक गणराज्य नहीं है, बाल्टिक गणराज्य कौन नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है एस्टोनिया, ऑप्शन बी कह रहा है जॉर्जिया, ऑप्शन सी कह रहा है लाटविया और ऑप्शन डी कह रहा है लिथुआनिया। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका एस्टोनिया। क्या बताओगे, एस्टोनिया, बिल्कुल 15 का ए सही आंसर हो जाएगा। 16 प्रश्न देखिए, 16 प्रश्न कह रहा है किस देश के विघटन में शीत युद्ध का अंत हुआ, किस देश के विघटन में शीत युद्ध का अंत हुआ था। तो सोवियत संघ के, ठीक है, क्या बताओगे सोवियत संघ के। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर 16 प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं 17 प्रश्न देखिए, 17 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाया था। तो खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाया था, मतलब आपका 17 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 प्रश्न देखिए, 18 प्रश्न कह रहे, सॉरी ये आपका 1 मिनट में देख लूँ। अच्छा 12 के बाद 13 प्रश्न का आंसर डी मैंने सही बताया था, ठीक है। 14 बाटलिक गणराज्य, तो एस्टोनिया सही है 14 का ए। 15 प्रश्न का आंसर मैंने क्या बताया था कि किस देश के विघटन में शीत युद्ध का अंत हुआ। तो 15 का भी ये सोवियत संघ बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ती है और यहाँ पे देखिए 16 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश में खुले द्वार की नीति अपनाई, जो चीन ने अपनाया था, सही है। 17 प्रश्न किस वर्ष यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ। तो किस वर्ष यूरोपीय संघ, वर्ष 1948 ईस्वी में यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ, मतलब सही चल रहे थे, सीरियल मेरा गलत हो गया था। आगे बढ़िए 18 प्रश्न देखिए, कह रहा है आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आसियान का पहला शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 प्रश्न की कह रहा है भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति किन देशों से संबंधित है। भारत की पूर्व की ओर देखो किन देशों से संबंधित यह जो नीति था, यह किन देशों से संबंधित है। दक्षिण तथा पूर्व एशिया के देशों से संबंधित है, यानी 19 प्रश्न का बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 प्रश्न साप्टा समझौता किस वर्ष लागू हुआ था। तो साप्टा समझौता जो है ना, ये लागू हुआ था वर्ष 1920 ईस्वी में लागू हुआ था, मतलब डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 21 संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 हो जाएगा, आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21 प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो हो जाएगा यह न्यूयॉर्क में अवस्थित है, यानी 22 का
सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे बड़ा योगदान करता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे बड़ा योगदान करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका 23वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आसियान किस तरह का संगठन है? तो आसियान जो है यह आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। मतलब आपका 24 का यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए, पहले 25वां प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? मतलब निम्न में से कौन है जो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिटेन, रूस, चीन या भारत? तो 25 का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन जो है ये ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। आगे बढ़िए, 26 सार्क के कितने सदस्य देश है? तो सार्क के टोटल 8 सदस्य देश है। मतलब 26वां प्रश्न का आपका सी सही आंसर है। यहाँ पे 27वां प्रश्न पूछा हुआ है आपसे से कि चारों मजदूर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से रहा है? तो आपके 27वां प्रश्न का डी हो जाएगा, नक्सलीवाद आंदोलन से रहा है। क्या बताओगे? नक्सलीवाद आंदोलन से रहा है। आगे बढ़िए, 28वां प्रश्न देखिए कह रहा है चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? तो 28वां प्रश्न का बिल्कुल सी आपका सही आंसर वर्ष 1949 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं आगे प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है संविधान का कौन सा भाग सरकार की सामाजिक आर्थिक न्याय की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है? तो 29वां प्रश्न का बी आपका सही आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या बताओगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले जो संविधान का भाग है यह सरकार की सामाजिक और आर्थिक न्याय की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है। ठीक है। 30वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपसे भी से पूछा गया था, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए योजना आयोग का ही नाम बदल कर क्या रखा गया? नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 ईस्वी में, और नीति आयोग की स्थापना क्या होगा? वर्ष 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में। और आप सभी को पता है कि नीति आयोग या योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं यह प्राइम मिनिस्टर मतलब देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्ष 2015 में कौन प्रधानमंत्री थे? नरेंद्र मोदी थे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे? 30वां प्रश्न का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अब आइए सब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी से टोटल कितना प्रश्न पूछा जाता है? 10 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपको कहता है मात्र 5 प्रश्नों का जवाब दीजिए। कौन कौन से प्रश्न है आप सभी देख सकते हैं। ग्लासनोस्ट से आप क्या समझते हैं? क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था? निशस्त्रीकरण क्या है? सुरक्षा परिषद का अस्थायी और अस्थायी सदस्य से आप क्या समझते हैं? काम राज योजना क्या थी? मत्र पत्र से आप क्या समझते हैं? अंतरिम सरकार क्या होती है? क्षेत्रीय दल क्या है? उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या अभिप्राय है? शाह कमीशन का गठन क्यों किया गया था? इस सब का आंसर मैं अभी जस्ट बताऊंगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आप सभी से टोटल कितने क्वेश्चन पूछा गया? 5 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जिसमें से 3 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है। शीत युद्ध के उदय को कारण की व्याख्या कीजिए। सोवियत संघ के विघटन का कारण समझाइए। आसियान के उदय के कारण और प्रभाव का व्याख्या करें। राज्य पुनर्गठन आयोग के मुख्य कार्य क्या थे? इसकी प्रमुख सिफारिश लिखे। उसके बाद लास्ट प्रश्न पूछा था कि चुनाव आयोगों का गठन और कार्यों का वर्णन करें। आइए अब एक एक करके सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर की जानते हैं, फिर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर की जानेंगे। ठीक है। पहला नौ प्रश्न के लघु उत्तरीय में पूछा था कि ग्लासनोस्त से आप क्या समझते हैं? आंसर में लिखेंगे ग्लासनोस्त सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू की गई एक नीति थी। मतलब यह एक प्रकार का नीति था, ठीक है, कानून था, जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना। मतलब पारदर्शिता लाना मतलब पारदर्शिता मतलब क्या हुआ कि मतलब सबको पता चलना चाहिए क्या हो रहा है, सरकार में क्या चल रहा है। ठीक है। और मीडिया पर लगी सेंसरशिप को कम करना, इसका उद्देश्य समाज में अधिक खुलापन और सुधार लाना था। मतलब सरकार क्या काम कर रहे हैं, राज्य में क्षेत्र में क्या बदलाव आ रहे हैं, ये पूरे आदमी को पता चले। मतलब खुलापन लाना पूरे, ऐसा नहीं कि मतलब हम बंदी बनाकर किसी भी जैसे मीडिया पर आप सेंसरशिप लगा दिए, तो सेंसरशिप लगाने से क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों को मीडिया चाह कर भी नहीं दिखा सकता। इसलिए यह ग्लासनोस्ट नीति लाया गया था। इससे क्या हो कि जितने भी सरकारी कामकाज हो रहे हैं इसमें पारदर्शिता हो और मीडिया पर लगी सेंसरशिप को कम किया जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये लिख सकते हैं। दूसरा नौ प्रश्न पूछा था क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? पहले बहुत ही आसान शब्दों में आंसर लिखना है। क्यूबा मिसाइल संकट अक्टूबर 1962 में हुआ एक तनावपूर्ण समय था। यह सोवियत संघ ने
क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी और अमेरिका ने इसका विरोध किया था। यह घटना शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध के कगार तक पहुंच गया था। मतलब शीत युद्ध के दौरान हुई घटना यह परमाणु तक पहुंच गया था कि मतलब परमाणु अब एक देश दूसरे देश पे परमाणु बम छोड़ेंगे, ऐसा पहुंच गया था। लेकिन पता ये शीत युद्ध ऐसा है कि युद्ध है जिस युद्ध में बिना लड़ाई के इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था, आप कह सकते हो। तो इसका करेक्टर इस प्रकार से लिख देना है। आगे बढ़िए। निरस्त्रीकरण क्या है? निरस्त्रीकरण का अर्थ हथियारों की संख्या को कम करना या समाप्त करना, और विशेष रूप से सैन्य उपकरणों और परमाणु हथियारों का। ठीक है, मतलब निरस्त्रीकरण पूछे आपसे इसे क्या है, तो इसका आंसर बहुत ही मतलब 2 लाइन में आंसर देना है। क्या देना है? निरस्त्रीकरण का अर्थ होता है हथियारों की संख्या को कम करना या समाप्त, मतलब जो हमारा हथियार की संख्या है इसको हम कम कर देंगे या समाप्त करना है। और विशेष रूप से सैन्य उपकरण, मतलब सेना में जो यानी हथियार का उपयोग किया जाता है इसको कम करना या समाप्त कर देना। ठीक है, इसका उद्देश्य युद्ध और संघर्षों को रोकना। मतलब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि युद्ध भी कम हो और संघर्ष जो हो रहा है ये युद्ध और संघर्षों को कम करना और विश्व शांति को बढ़ावा देना। मतलब विश्व में, पूरे विश्व में शांति को बढ़ावा देना, शांति को आगे बढ़ाना। आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या रहा है, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्य से आप क्या समझते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में टोटल 5 अस्थायी सदस्य हैं, जो है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, जिनके पास वीटो पावर होता है, ये किसी भी नियम कानून को बनाता है, रखता है। और इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें 2 वर्षों के लिए चुना जाता है और इसके पास कोई वीटो पावर नहीं होता है। 2 वर्षों बाद फिर इसकी चुनाव होती है। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़िए। 5 नंबर प्रश्न, कामराज योजना क्या थी? कामराज योजना वर्ष 1963 में भारतीय नेता के कामराज द्वारा प्रस्तुत की गई एक योजना थी। ठीक है, अब पूछे, देखिए कामराज योजना इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो नेता थे, भारतीय नेता, कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था कामराज। ठीक है, और इसके द्वारा कामराज योजना वर्ष 1963 में भारतीय नेता के द्वारा शुरू की गई यह योजना थी, जिसके तहत सत्ताधारी कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अपने सरकारी पदों से इस्तीफा दिया। मतलब सत्ताधारी, मतलब सत्ता में कौन था उस समय वर्ष 1963 में? कांग्रेस था। तो उसी में मतलब कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने मतलब अपना सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया ताकि वे संगठनात्मक कार्यों में योगदान दे सके एवं पार्टी को मजबूत कर सके। मतलब जो अलग अलग सरकारी कार्य में कार्य कर रहे थे, कोई नौकरी पे थे, यूँ कह सकते हैं सरकारी पदों मतलब नौकरी पे थे, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और संगठनात्मक कार्यों को मतलब पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए तथा अधिक सेवा प्रदान करने के लिए यह योजना लगाया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 6 नंबर, मतपत्र से आप क्या समझते हैं? मतपत्र मतलब बैलेट पेपर, वह कागज जिसका उपयोग चुनाव में मतदान के लिए किया जाता है। इसमें उम्मीदवार के नाम होते हैं और मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के सामने निशान लगाते हैं या अंगूठा लगाते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, जिससे वोट होता है। ठीक है, अस्थाई सरकार क्या होता है? अस्थाई सरकार, अस्थाई नहीं, अस्थाई सरकार क्या होता है? अंतरिम गवर्नमेंट क्या होता है? तो ये इसका आंसर क्या लिखेंगे? अस्थाई सरकार वह सरकार होती है जो किसी देश में अस्थाई सरकार बनने से पहले या किसी राजनीतिक संक्रमण के दौरान कार्य करती है। इसका उद्देश्य चुनाव करवाना तथा शांति स्थापित करना होता है। मतलब किसी भी देश में अस्थाई सरकार कब बनेगा? या तो ये देखिए कह रहा है किसी देश में अस्थाई सरकार बनने से पहले, मतलब अगर किसी देश में अस्थाई सरकार बनाना है तो उस समय क्या होता है कि मतलब कोई ना कोई तो देश चलाने के लिए सरकार चाहिए। ठीक है, तो उस समय अस्थाई सरकार देश को चलाता है। ठीक है, या अगर मान लीजिए कोई राजनीतिक संक्रमण आ गया तो उस दौरान क्या होता है? अंतिम सरकार देश को चलाते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है चुनाव करवाना तथा शांति स्थापित करना। मेन इसका यही उद्देश्य होता है अंतरिम सरकार का। ठीक है, आगे बढ़िए। और यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न आपसे विषय के प्यारे क्या पूछा है? क्षेत्रीय दल क्या होता है? तो लिखेंगे आंसर में, क्षेत्रीय दल वह राजनीतिक दल होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका प्रभाव मुख्यतः स्थानीय स्तर पर होता है। इनका राष्ट्रीय राजनीतिक में सीमित प्रभाव होता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी भारत की जातीय वर्गीकरण व्यवस्था का एक भाग है, जिनमें उन समुदायों को शामिल किया गया जो सामाजिक और शैक्षिक, मतलब सामाजिक दृष्टि से भी वो पीछे है और शैक्षिक मतलब पढ़ाई लिखाई से भी वो पीछे है, पिछड़े हुए माने जाते हैं। इन्हें आरक्षण व अन्य लाभ भी मिलते हैं। तो आप
इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। 10 नंबर, सहायोगों का गठन क्यों किया गया था? तो लिखेंगे सहायोगों का गठन वर्ष 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघनों और सरकारी दमन की जांच के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य आपातकाल के समय अनुचित कार्य और निर्णयों की समीक्षा करना था। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। तो लघु उत्तरीय के 10 प्रश्न का आंसर बता दिया हूँ। अब आइए हम सब्जेक्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर किए जानते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हालांकि वो अगर आप इतना आंसर लिखिएगा किसी भी प्रश्न का तो आपको फुल्ली मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 मार्क्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप महत्वपूर्ण टॉपिक लिखे जैसे मैंने लिखा है तो इससे आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स तक मिल सकता है, इससे अधिक नहीं मिलेगा मार्क्स। ठीक है, लेकिन ठीक है, आप आंसर समझ लीजिए, आप इसको बढ़ा चढ़ा कर खुद भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न का शीत युद्ध के कारण की व्याख्या कीजिए। आंसर में लिखेंगे शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न वैचारिक संघर्ष था, इसके प्रमुख कारण थे। इसके क्या कारण थे? प्रमुख कारण थे। ऑप्शन ए में लिखेंगे, मतलब ए में या पॉइंट ए देकर ऐसे तीर के निशान देकर लिखेंगे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक विभिन्नता, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद था। ठीक है, मतलब लड़ाई जो हो रहा था पूंजीवाद तथा साम्यवाद की लड़ाई हो रहा था। परमाणु हथियारों की होड़ था, ये कह रहे थे हमारे पास परमाणु के हथियार बहुत है, वो कह रहे थे हमारे पास परमाणु हथियार बहुत है, और ये दोनों अपना वेटो पावर दिखा रहे थे कि हमें पावर है, हमें पावर है। आगे देखिए उसके बाद यूरोपीय और अन्य क्षेत्रों की शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा और मार्शल प्लान और सोवियत संघ का पूर्व यूरोप में प्रभाव बढ़ाना। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़िए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है सोवियत संघ के विघटन का कारण समझाइए। सोवियत संघ का आखिर विघटन जो हुआ था यह क्यों हुआ था? इसका कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना। तो सोवियत संघ का विघटन जो है वर्ष 1991 हुआ, जिसका इसके कारण निम्नलिखित। प्रथम कारण में लिखेंगे आर्थिक समस्या और विफलता है, मतलब आर्थिक समस्या था, विफलता हो गया, इसलिए सोवियत संघ का विघटन हुआ। गोर्बाचेव की नीतियाँ जैसे ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइक जो अस्थिरता का कारण बनी। बाल्टरिक और अन्य सोवियत गणराज्यों में स्वतंत्रता की मांग उठा, इसलिए सोवियत संघ का विघटन भी हुआ था। और साम्यवाद के प्रति लोगों की घटती आस्था और पश्चिम देशों के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा में असफलता। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे? 13 नंबर प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न का भी प्रश्न पूछा आसियान के उदय के कारण और प्रभावों की व्याख्या कीजिए। लिखेंगे आसियान का उदय दक्षिण पूर्व एशिया देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। इसके कारण निम्नलिखित थे। क्षेत्रीय शांति की स्थिरता सुनिश्चित करना, व्यापारिक संबंधों का बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। इसके प्रभाव में लिखेंगे क्षेत्रीय शांति और सहयोग में वृद्धि, वैश्विक व्यापार और निवेश में आसियान की भूमिका बढ़ी, सदस्य देशों के बीच आपसी आर्थिक विकास हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न पूछा होता है आप सभी से कि राज्य पुनर्गठन आयोग के मुख्य कार्य क्या थे? इसकी सिफारिश, इसकी प्रमुख सिफारिश लिखिए। तो आंसर में लिखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोगों का गठन वर्ष 1953 में भारत में राज्यों की सीमा को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए किया गया था। इसकी प्रमुख सिफारिश थी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, छोटे और अव्यवहारिक राज्यों को एकत्रित करके एक बड़े व्यवहारिक राज्य का निर्माण किया जाएगा और राज्यों की सीमाओं में फिर से तय किया जाएगा, जिससे क्या होगा? प्रशासनिक कार्यों में सुगमता होगा। इस प्रकार से लिख सकते हो। आगे बढ़िए और 15 नंबर प्रश्न का आंसर प्यारे देखिए। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा हुआ? चुनाव आयोगों का गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। आंसर में लिखेंगे चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावों का संचालन करने वाली संस्था है। इसके संगठन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया था। इसकी प्रमुख कार्य निम्न है। चुनाव की घोषणा और संचालन करना, मतलब चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव की घोषणा करना, मतलब अब मान लीजिए किसी भी देश में या किसी देश में अगर चुनाव करवाना है तो जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव करवाना है तो कब करवाना है, किस प्रकार से करवाना है, यह सारा काम क्या चुनाव आयोगों का है। या बिहार में चुनाव करवाना, कहीं भी चुनाव करवाना है तो ये सारा कार्य किसका होता है? चुनाव आयोगों का होता है। सुचारू रूप से मतदाता सूची का सधारणा करना, मतलब मतदाता सूची तैयार करना, कौन से लोग मतदान कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना, मतलब एक आचार संहिता के द्वारा पूरे चुनाव को करवाना। चुनावों में धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकना, यह चुनाव आयोगों का मुख्य कार्य है। तो इस प्रकार से प्यारे मैंने आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं
सितंबर माह के मासिक परीक्षा में पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की मैंने बता दिया। आप सभी इस वीडियो को 2 से 3 बार देखकर अच्छे से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से बोर्ड परीक्षा 2025 में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यदि आप सभी हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जुड़ने से बहुत सारे एग्ज़ाम का PDF फ्री में मिल जाएगा, कुछ PDF पेड में मिलेगा, और साथ में आप क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, फ्री में टेस्ट का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा मिलेगा जब आप हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहेंगे तब। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।